Good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, पिछली वीडियो में हमने ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास इसकी इंट्रोडक्शन और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को वो समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर फोर्थ कृषि एग्रीकल्चर इसके इम्पोर्टेंट 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। I hope you will all listen carefully. So let's start the question. First question is, गहन कृषि किसे कहते हैं? गहन कृषि से क्या अभिप्राय है? आंसर, जब किसान रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग करके भूमि के एक टुकड़े में एक में से अधिक उत्पादन प्राप्त करता है, उसे गहन कृषि कहते हैं। मतलब गहन कृषि से क्या अभिप्राय है? जब किसान रासायनिक निवेश और सिंचाई का उचित प्रयोग करके कि भूमि के एक टुकड़े से अधिक उत्पादन करे, वो कृषि कौन सी होती है? गहन कृषि। सेकंड, शुष्क कृषि किसे कहते हैं? जिस कृषि को करने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जिस कृषि को करने के लिए ज़्यादा जल उपयोग में नहीं लाया जाता, उसे शुष्क कृषि कहते हैं। जैसे कि ज्वार तथा बाजरा इस प्रकार की कृषि के प्रमुख उदाहरण हैं। मतलब ज्वार और बाजरा की कृषि के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो वो कौन सी कृषि होती है? शुष्क कृषि। थर्ड, आर्द्र कृषि किसे कहते हैं? जिस कृषि को करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, उसे आर्द्र कृषि कहते हैं। जैसे कि कौन सी फसलें हैं जिसके लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है? चावल तथा गन्ना इस प्रकार की कृषि के प्रमुख उदाहरण हैं। आर्द्र कृषि से क्या अभिप्राय है? जिस कृषि को करने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, उसे आर्द्र कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, मतलब भूमि के छोटे से टुकड़ों पर औजारों जैसे कि लकड़ी के हल, दाव और खुदाई से करने वाली छड़ी के साथ परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती है। मतलब इसमें परिवार के सदस्यों के द्वारा ये जो कृषि होती है, ये लकड़ी के जैसे कि हल, दाव और खुदाई करने के लिए की जाती है। इसमें एक ही परिवार के सारे सदस्य मिलकर इस कृषि को करते हैं। वो कृषि कौन सी कहलाती है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है, एक पेय फसल मतलब पीने, मतलब जिसको हमें जो हमारे पीने के लिए यूज होती है। एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। चाय एक प्रमुख पेय फसल है, जैसे कि कहवा, कॉफी भी एक पेय फसल होती है। तो उन्होंने चाय का एग्जाम्पल दिया। चाय की फसल को उगाने के लिए किन किन भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? फर्स्ट, चाय के पौधों के लिए उष्ण और उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलवायु जो है वो उष्ण होनी चाहिए। दूसरा, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए, मतलब नमी वाली मिट्टी होनी चाहिए। थर्ड, इसकी जो भूमि है वो ढलानदार होनी चाहिए, जिससे पौधों की जड़ों में पानी न ठहरे। इसीलिए तो ये ज़्यादातर असम, हिमाचल प्रदेश के एरिया में होती है, क्योंकि वहाँ पे उत्तराखंड के आसपास वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ढलान वाली खेती, क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जो भूमि है वो ढलानदार होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ों में पानी इकट्ठा रह जाता है, उस वजह से इसकी जो उपज है वो अच्छी नहीं होती। फोर्थ क्या है? वर्ष भर, मतलब साल भर नमी और पाला रहित जलवायु होनी चाहिए। मतलब चाय की फसल के लिए अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से वर्षा की हल्की बौछारें इसके ऊपर पड़ती रहनी चाहिए। इसीलिए ये पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, भारत की खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उनका विवरण बताएं। अब चावल भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमारा देश जो है, अंडरलाइन दिस पॉइंट, चीन के बाद दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। पहला चीन है, दूसरा
भारत है। भारत में चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय मैदानों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। नेक्स्ट है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? आंसर, इससे भारत की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। देखो, अगर दिन ब दिन कृषि कम होगी तो इससे क्या होगा? इससे भारत की खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, खाने पीने के लिए अकाल पैदा हो जाएंगे। तो भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, उन जनसंख्या के लिए खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इसके लिए भारी भरकम आयात करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इसको रीढ़ कहा गया है। इसके पतन के साथ अगर इसका खात्मा मतलब इसका विकास कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका जो असर है, प्रभाव है, वो विपरीत पड़ेगा। तीसरा क्या होगा अगर कृषि कम हो जाएगी? कृषि आधारित उद्योग जैसे कि कपड़ा मिल, चीनी मिल, जूट उद्योग को कच्चा माल न मिलने के कारण उद्योगों को भारी नुकसान पड़ेगा, क्योंकि उद्योगों को जो कच्चा माल है वो कृषि के द्वारा ही भेजा जाता है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर कृषि में दिन प्रतिदिन कमी होगी तो सबसे बड़ी स्थिति क्या पैदा होगी? देश के अंदर बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि बड़े पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि है जिसकी व्यवस्था कारखानों की उत्पाद व्यवस्था से मिलती जुलती है। इसमें अधिकतर बड़े बड़े फार्म, अत्यधिक पूंजी निवेश तथा कृषि और व्यापार में आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाती है। और रोपण कृषि के अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं? चाय, कहवा, रबड़ और मसालों की फसलें उगाई जाती हैं। यह विदेशी मुद्रा कमाने का एक प्रमुख साधन है। नेक्स्ट है, गहन कृषि और झूम कृषि में अंतर बताएं। गहन कृषि जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर अधिक उत्पादन करके जो अधिक उत्पादन करती है वो कौन सी कृषि होती है? गहन कृषि। और झूम कृषि कौन सी होती है? कृषि करने का एक ऐसा ढंग जिसमें किसान भूमि के नए नए तरीके मतलब नए नए तथा विस्तृत क्षेत्रों को हल के नीचे लाकर अधिक उत्पादन करता है, उसे झूम कृषि कहते हैं। गहन कृषि उन भूभागों में की जाती है जहाँ पे घनी आबादी हो, और झूम कृषि कहाँ की जाती है? जहाँ पे जनसंख्या कम हो। गहन कृषि में जोतों का आकार छोटा होता है और झूम कृषि में जोतों का आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट है, मोटे अनाज क्या है और भारत में किन किन राज्यों में इनका उत्पादन होता है? तो सबसे पहले आप अंडरलाइन करेंगे मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं? ज्वार, बाजरा और रागी, ये मुख्य मोटे अनाज है। ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये सभी खरीफ की फसलें हैं। जैसा कि आपको पता है 2 प्रकार की फसलें मेन होती है, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। ज्वार, बाजरा और रागी, ये क्या है? ये खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। इसके उत्पादन के लिए सिंचाई की नाम मात्र जरूरत पड़ती है। ज्वार उपाद्र, रोगी, आर्द्र और बाजरा शुष्क क्षेत्रों में बोई जाती है। तो ज्वार जो है ये कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। बाजरा राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। रागी कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख कृषि ऋतुओं के नाम बताएं। भारत की 3 प्रमुख ऋतुएं होती हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद। जायद के अंदर रबी और खरीफ दोनों के अंतर्गत जो फसलें होती हैं वो आती हैं। तो सबसे पहले क्या है? रबी की फसलें। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपसे कि रबी की फसलें कब बोई और काटी जाती हैं। तो रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक बोई जाती हैं और इन्हें अप्रैल से जून के मध्य तक काटा जाता है। और रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों। खरीफ की फसलें ये मॉनसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। मतलब गर्मियों में बोई जाती हैं ये और ठंड में सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट आदि, ये खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट है जायद। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच
ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली जो फसल है जैसे तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें, जिसको बीच के मौसम की फसलें भी कहा जाता है, ये वो होती हैं। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो उसे न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं, खाद्य सुरक्षा। भारत में सभी वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने क्या किया है कि सभी को खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति हो, इसके लिए सरकार ने मिड डे मील योजना चला रखी है, जो देश के अन्य गरीब लोगों के लिए जो खाद्य सुरक्षा को मतलब खाने की चीज़ें अपने आप उपलब्ध नहीं करा सकते, उनके लिए सरकार ने मिड डे मील आयोजना जो अध्यादेश 2013 में जारी किया गया था, वो होता है खाद्य सुरक्षा। तो बेटा ये थे इसके 12th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे ये। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न करोगे और इसे आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन भी करोगे।